दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल किक क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के स्टैटिक जीके के बारे में, जिसमें मैं जो टॉपिक कवर करूंगा वो बिहार का इतिहास है। इससे पहले बिहार स्टैटिक जीके से रिलेटेड मेरे 2 लेक्चर आ चुके हैं, जो कि बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिहार का एसआई एग्ज़ाम हो गया, या बिहार का एसएससी एग्ज़ाम हो गया, या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। उन 2 लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज मैं बिहार का इतिहास किस क्रम में कवर करूंगा, पहले मैं वो आपको बताऊं। सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। ये जो बिहार का इतिहास है वो आप इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इधर उधर करके पढ़ लेते हैं। मीन्स आपको डिटेल में इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बिहार के इतिहास में आपको कवर करने को मिलेगा। तो मैं उन चीज़ों को, उन तथ्यों को कवर करना चाहूँगा जो कि इंडियन हिस्ट्री में आप कवर नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राचीन इतिहास में, तो आपको क्या याद रखना है। यहाँ बिहार का मैप आपको याद रखना है। उसमें आप, जैसे कि ये गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गुजरी, और ये नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार। तो नॉर्थ बिहार में आपको वज्जी संघ याद रखना है, माइंड में रहना चाहिए कि नॉर्थ बिहार साइड है। मगध आपको याद रखना है कि जो साउथ बिहार है वो उधर साइड है। अंग जो ये वो राज्य उस टाइम हुआ करता था वो यहाँ पे है, भागलपुर के साइड में। और ये पटना और इधर गया, ये जो एरिया है मगध एरिया, ये वज्जी संघ हो गया, जैसे कि वैशाली वगैरह। तो ये आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या था कि पाषाण काल उस टाइम हुआ करता था, तो वो 3 स्टेज में था। तो वो कैसे हमें सोचना है कि चीज़ें कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ को नई चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल जो था, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड बोला जाता है, इसमें क्या होता था कि जो बिहार का साउथ बिहार है, दक्षिण बिहार, उसमें जो अवशेष मिलते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, वो सब चीज़ें मुंगेर और गया साइड में मिला। तो वो पैलियोलिथिक पीरियड था। उसके बाद आपको बोला जा सकता है कि मेजोलिथिक पीरियड में क्या रहा, मध्य पाषाण काल में। तो उसमें क्या था कि छोटे आकार के तेज धार वाले औजार मिलते थे। वो कहाँ मिलते थे? वो मुंगेर एरिया में मिलते थे। अब उसके बाद मैं अगर बात करूं नियोलिथिक पीरियड, जिसको नव पाषाण काल बोला गया, तो उसमें क्या क्या मिला, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पे चिरांद, नियोलिथिक पीरियड में चिरांद जगह था जो डायरेक्ट बीपीएससी में पूछता है कि चिरांद किसको बोला जाता था। तो वो सारण को बोला जाता था। उसके बाद मैं अगर बात करूं चेचर, तो चेचर किसको बोला जाता था? तो वो वैशाली। तो यहाँ पे जो चीज़ें मिली वो हड्डी से बने हुए कुछ औजार थे, वो उस टाइम नियोलिथिक पीरियड में मिले। वो तथ्य हैं जिसके आधार पे हम बोलते हैं कि वो नियोलिथिक पीरियड रहा। उसके बाद अगर मैं एक बात करूं चैल्कोलिथिक पीरियड, तो उसमें क्या था? ताम्रपाषाण काल था। वो उसको हम लोग बोलते हैं अलग से, इस टॉपिक को, चैल्कोलिथिक पीरियड को। तो इसमें क्या हुआ? तांबा के इसलिए ताम्रपाषाण काल बोला जा रहा है। तांबा और पत्थर से बने कुछ औजार मिले जो ताम्रपाषाण काल कहलाए। तो उसमें जैसे चिरांद, जो मैं आपको बताया कि वो सारण एरिया को बोलते थे, चेचर जो कि वैशाली एरिया को बोलते थे, गया हो गया, सोनपुर हो गया, राजगीर हो गया, मनेर हो गया। तो ये ताम्रपाषाण काल के जो चीज़ें मिली वो इसी एरियाज में मिले। उसके बाद जब हमारे जो टॉपिक कवर हुए, पैलोलिथिक, मेजोलिथिक, फिर से नियोलिथिक और
उसके बाद ताम्रपाषाण काल। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड में जो चीज़ें हुई उसमें वैदिक काल में क्या हुआ कि बिहार वर्ड का जो वर्णन किया गया तो वो कहाँ से लाया गया, तो उसको बोला जाता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है बिहार वर्ड को। फिर से ऋग्वेद में किकट किकट और वारत्य व्रात्य मतलब पापी शब्द का प्रयोग किया गया। फिर यजुर्वेद में क्या बोला गया कि विदेह राज्य जो है जिसमें मिथिला का वर्णन किया गया है उसको निमि विदेह के अंतर्गत लाया गया। तो ये हमारे वैदिक काल के कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको माइंड में रखना है कि बिहार का प्रथम वर्णन शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। वैसे ही ऋग्वेद में किकट वर्ड और वात्य वर्ड शब्द का प्रयोग किया गया उस टाइम। यजुर्वेद में विदेह राज्य का वर्णन मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं महाजनपद की, तो बिहार में टोटल उस टाइम जो पूरे इंडिया में महाजनपद उस टाइम जो टोटल थे वो 16 थे। लेकिन जो उसमें से इम्पोर्टेंट है बिहार से रिलेटेड मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मगध, अंग और वज्जी जो मैं आपको ऊपर मैप के माध्यम से समझाया था। तो मगध एरिया में क्या था, पटना, गया, नालंदा, ये सारे एरिया मगध में कवर होते थे। अंग में क्या कवर होता था, भागलपुर, मुंगेर। तो ये आपको याद रखना है कि भागलपुर और मुंगेर अगर बोले कि किस महाजनपद के अंतर्गत आता था तो अंग बोलिए। वैसे ही अगर वैशाली बोले किस महाजनपद के अंतर्गत आता है तो वज्जी संघ बोलिए। अब वज्जी संघ, अब इसके वज्जी संघ के 8 सदस्य थे जिसमें लिच्छवी जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पूरे विश्व का प्रथम गणतंत्र अगर बोला जाए, विश्व का प्रथम गणतंत्र या भारत का प्रथम गणतंत्र बोला जाए तो उसको लिच्छवी को ही माना जाता है प्रथम गणतंत्र के रूप में। अब अगर मैं बात करूं कि मगध की कैपिटल, मगध जो महाजनपद रहा उसके कैपिटल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कब क्या रहा उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले राजगीर, फिर उसके बाद क्या हुआ, राजगीर से फिर बाद में क्या बना, पाटलिपुत्रा, फिर बना वैशाली, फिर बन गया पाटलिपुत्रा। तो मगध का कैपिटल राजगीर, पाटलिपुत्रा और वैशाली ये 3 रहे हैं मगध महाजनपद के समय। फिर अंग का कैपिटल, जो अंग महाजनपद है उसका कैपिटल, तो उसका कैपिटल रहा चंपा। तो सीधे पूछता है कि चंपा किसका कैपिटल रहा, तो अंग का कैपिटल रहा। राजगीर, पाटलिपुत्रा, वैशाली किसका कैपिटल रहा, तो मगध का कैपिटल रहा। वज्जी संघ के समय क्या रहा, वज्जी संघ का कैपिटल कौन सा रहा, तो वो वैशाली रहा। तो ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, कैसे मगध डेवलप हुआ, तो उसके कारण क्या थे। तो अगर इसके 2 कारण थे, एक तो व्यक्तिगत वहाँ की स्थिति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति। तो मगध की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो किसने किया था, तो वो बृहदर्थ थे जिन्होंने मगध की स्थापना किया था। अब इसमें सबसे पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश में क्या था, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, जो कि आप इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे और आप अगर बोलेंगे तो मैं उस टॉपिक को अच्छे से कवर करूँगा वहाँ। फिर शिशुनाग वंश आया जिसमें शिशुनाग, काल अशोक बहुत फेमस थे। नंद वंश आया जिसमें महापरमानंद और धनानंद थे, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मौर्य वंश में। फिर गुप्त वंश हो गया, पाल वंश हो गया। तो ये मगध के उत्कर्ष थे और इस क्रम में मगध की जो विशेषताएं हैं और जो मगध फेमस रहा वो इसी क्रम में रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं वहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो वो जैसे कि आपके बिहार में अशोक के जो स्तंभ मिले उन पर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया, तो ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो वो थी ब्राह्मी लिपि और खरौठी लिपि। और उसके बाद पाल वंश के प्रथम जो शासक रहे वो गोपाल थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो गोपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल जो थे वो भाग लिए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। और धर्मपाल ने क्या किया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे एक देवपाल भी थे, तो आपको बस इतना माइंड में रखना है। फिर जो टॉपिक है वो जैसे कि मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में जैसे कर्नाट वंश, तो कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ था। अब इसके संस्थापक कौन थे? तो कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। अब बख्तियार खिलजी के समय नरसिंह देव जो थे वो उस समय वहाँ के राजा थे। और बिहार पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये आपको अपने माइंड में रखना है। अंतिम शासक जो था कर्नाट वंश का वो कौन था? तो वो थे हरि सिंह देव। तो गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव को उस समय हटा दिया था। ठीक है। और फिर हुआ क्या? बख्तियार खिलजी की वहाँ पे प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो देखते हैं किस क्रम में स्थापित उन्होंने किया। तो बख्तियार खिलजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसने बिहार पे प्रथम आक्रमणकारी जो था वो बख्तियार खिलजी था। तो ये तुर्की सेनापति जो थे जो बिहार में मुस्लिम शासक के युग को प्रारंभ किए वो थे बख्तियार खिलजी। उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो थे, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते थे, इन सबको नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने। उसके समय में क्या हुआ कि बिहार और बंगाल में सेन वंश यानी कि लक्ष्मण सेन का शासन था। फिर बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने किया था। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अली मर्दान ने की थी। फिर बख्तियार खिलजी का जो शव था वो कहाँ पे दफनाया गया? तो वो बिहार शरीफ के एक जगह है इमादपुर, वहाँ पे उसके शव को दफनाया गया था। उसके बाद जो बिहार की हिस्ट्री शुरू होती है, जैसे कि सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में क्या रहा कि गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल विजय अभियान शुरू हुआ। उस समय हरसिंह देव जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बिहार से हटा दिए गए। फिर फिरोज शाह तुगलक के बिहार के अभिलेख से राजगृह में जैन मंदिरों को दान देने का प्रमाण मिला है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में जैन मंदिरों को दान देने का प्रमाण मिला। तो वो सल्तनत काल के कुछ टॉपिक हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं अफगान वंश, तो इसमें जैसे कि जौनपुर का जो उद्भव हुआ वो किसके अधीन हुआ? तो वो सासाराम के क्षेत्र के अधीन हुआ था। अब अगर सासाराम टॉपिक आता है तो शेर शाह सूरी जो कि उस समय के शासक रहे थे सल्तनत पीरियड में 1540 से लेके 1545 तक। तो उस समय 1540 में शेर शाह सूरी ने क्या किया? सूरवंश की स्थापना किया। इनके पिता कौन थे? हसन खान। बचपन का नाम इनका क्या था? फरीद खां। शेर शाह, तो शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां ने दिया था। 1539 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध। 1540 में इन्होंने कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा। उसके बाद अगर मैं प्रशासनिक सुधार की बात करूं या ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करूं, डाक सेवा की बात करूं,
या रुपया जो कि 178 ग्रेन चांदी, या पटना नाम कर देना, या सिकंदरी गज की बात करूं, या सासाराम का मकबरा की बात करूं, ये सारे के सारे शेर शाह से रिलेटेड हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए शेर शाह के बाद बिहार के अफगानों में ताज खां जो थे वहाँ, ताज खां करारानी, सुलेमान खां करारानी और दाऊद खां करारानी प्रमुख थे। फिर 1576 में अकबर ने दाऊद खां करारानी को पराजित कर बिहार पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। किसने? अकबर ने। अब मुगल वंश की स्थापना जो हो गई थी, तो मुगल काल में अकबर द्वारा नियंत्रण मुनीम खां गवर्नर थे उस टाइम। फिर 1713 में क्या हुआ? फर्रुखसियर पटना में उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद शाह आलम द्वितीय ने भी बिहार में राज्याभिषेक की, शाह आलम द्वितीय ने। तो ये था बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री। मैं मॉडर्न हिस्ट्री अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पल पल के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।